दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जमदार अंसारी और आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जॉन मिल्टन की एक बेहतरीन पोयम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। बेहतरीन पोयम दोस्तों, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पोयम के बैकग्राउंड पर बात कर लेते हैं, पोएट के बैकग्राउंड पर बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं सभी राइटर की बैकग्राउंड और उसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क के हर वीडियो में चर्चा करते रहता हूं, तो थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले जॉन मिल्टन, जिनके जन्म से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, कई टीजीटी में लगातार प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, सबसे पहले जॉन मिल्टन का जन्म जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, इनका जन्म हुआ था दिसंबर 9, 1608 को ब्रेड स्ट्रीट, चीप साइड, लंदन, इंग्लैंड में। ये प्रश्न पूछा हुआ है टीजीटी 2001, टीजीटी 2011 में। मृत्यु की बात करें तो 8 नवंबर 1674 को 65 वर्ष की उम्र में बनहिल, लंदन, इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो गई थी। पेरेंट्स की बात करें तो जॉन मिल्टन पिता का नाम था और सर्राह जेफरी जो इनकी माता का नाम था। स्कूल की बात करें तो सेंट पॉल स्कूल में पहली बार, लंदन यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में दूसरी बार, क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज इन्होंने अपनी डिग्री को हासिल किया। शादियां 3 की थी, बहुत ही सीधी सी बात है। 1642 में मैरी पावेल से शादी किया, 1656 में कैथरीन वुडकॉक से शादी किया और 1663 में एलिजाबेथ मेंसूल से शादी किया। ऑक्यूपेशन की बात करें, यह भी बहुत बार पूछा गया है, यहाँ से 2 प्रश्न बने हुए हैं। ए बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट्स थे, टीजीटी 2010 में पूछा गया है। इनके साथ साथ ये पैम्पलेटियर्स थे, जो हम लोग पेपरों में अक्सर बांटा करते हैं। हिस्टोरियन थे, ए सिविल सर्वेंट्स फॉर द कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड अंडर द ओलिवर क्रॉमवेल। ओलिवर क्रॉमवेल के देख रेख में ये काम किए थे एक सिविल सर्वेंट के रूप में, और इनके पीरियड को एज ऑफ मिल्टन के नाम से जाना जाता है, जो 1625 से 1660 तक चला। ये टीजीटी 2005 में पूछा गया है दोस्तों। चलिए इनके कुछ वर्क्स को देख लेते हैं जो बेहतरीन वर्क्स थे। उसमें सबसे पहले बात करें तो पोएट्री एंड ड्रामा की बात करते हैं तो 1631 में एल इलिग्रो, और उसी के साथ 1631 में ही एल पिनिसरेसो आया था, बहुत ही अच्छा। उसके बाद 1634 में कामुस ए मास्क प्रेजेंटेड इन लुडलार्ड कैस्टल। 1637 में लिसिडास, भूलिएगा मत दोस्तों, लगातार पूछा जाता है। 1645 में पोएम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन बोथ इंग्लैंड एंड लैटिन। 1655 में ऑन द लेट मैस्क्यूरी पेडमॉन्ट, और 1667 में ऑन हिज पैराडाइज लास्ट पूछा था, ये टीजीटी 11 में पूछा है। पैराडाइज रेगन टीजीटी 4 में पूछा है, जो 1671 में आया था। 1671 में ही एक सैमसंग एगोनिस्ट आया था, जो टीजीटी 2010 में पूछा है। पोएम्स एंड अपॉन सेवरल ओकेजन 1673 में आया था। प्रोज की बात कर लें दोस्तों तो ऑफ रिफॉर्मेशन आया था 41 में 1600, और 1641 में ही ऑफ प्री लैक्टिकल एपिस्कोनी कॉपी आया था, और 1641 में ही एनिमा डेवर्सन्स आया था। 1642 में द रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट अर्ज अगेंस्ट पेरेलिटी आया था। 1642 में अपोलॉजी फॉर कहें तो स्मेटिसनस आया था। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा ये भी जानकारी रखते चलते हैं, बहुत ज़रूरी है। 1643 में ही डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन डिवोर्स आया था। 1644 में जजमेंट्स ऑफ मार्टिन बूसर कंसर्निंग डिवोर्स आया था। 1644 में ऑफ एजुकेशन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बार बार पूछा जाता है 1644 में एरोपिजिटी का। उसके बाद 1645 में टेट्राचॉर्डन आया था। 1645 में कोलेस्टेरियन आया था। 1649 में ट्रिब्यूट ऑफ किंग्स मजिस्ट्रेट आया था। 1649 में एकोलैक्टस आया था। 1651 में डिफेंसियो प्रो पॉपुलो एंड एंजिलो डिफेंस, फर्स्ट डिफेंस के नाम से जाना गया था। और 1649 में ही स्ट्रेटाइज ऑफ सिविल वार आया था। 1659 में द लाइकलीस्ट मीन्स ऑफ रिमूव हेरलिंग्स फ्रॉम द चर्च आया था। 1660 में द रेडी ऑफ एसे वे टू स्टैब्लिश फ्री कॉमनवेल्थ आया था। 1660 में ब्रीफ नोट्स अपॉन द लेट सरमन आया था। 1659 में एकेडेंस कॉमनवेल्थ, और 1670 में, ये तो भूलिएगा मत, कई बार पूछा जा चुका है, टीजीटी में पूछा है, केवीएस में, एनबीएस में भी पूछा है, कि 2013 में टीजीटी में पूछा था, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। आर्टिस्ट लॉजिक पेलनियर और इंस्टीट्यूट आर्ट ऑफ लॉजिक के नाम से 1672 में आया। 1673 में ऑफ ट्रू रिलीजियन, 1674 में एपिस्टोल फेमिलियर्स, 1674 में प्रोलिशियंस आया था। नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों, कुछ और बेहतरीन वर्क्स हैं इनके। 1623 में डॉक्टर डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना, जो टीजीटी 2009 में पूछा गया है, और इनके पॉपुलर जो सॉनेट्स हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ऑन हिज डिसीज्ड वाइफ,
टू मिस्टर लॉरेंस, टू वर्चुअस यंग लेडी, टू द लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल ऑन द लेट मैकेवरिन पेडमॉन्ट, टू मिस्टर कायरार्क अपॉन द ब्लाइंडनेस व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंटेड टू द, ये 2009 में, टू द सिटी 2009 में पूछा गया था, ऑन हिज बीइंग अराइव्ड टू 23। ये बहुत ही बेहतरीन इनके वर्क्स थे। अब सीधे टेक्स्ट पर आते हैं। देखिए दोस्तों, ऑन हिज ब्लाइंडनेस को सबसे पहले व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट नाम से जाना जाता है। कुछ लोग इसे सोनेट 19 के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इसके कुछ बैकग्राउंड्स की बात कर लेते हैं। तो जॉन मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ऑटोबायोग्राफिकल पोएम्स भी कह सकते हैं, इसको पर्सनल पोएम भी कह सकते हैं। और सबसे पहले इसकी पढ़ते हैं, इसके बिना देर किए इसके हिंदी भावार्थ को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, एक्सप्लेनेशन को जानने की कोशिश करते हैं। कहता है व्हेन आई कंसीडर, जब मैं सोचता हूँ, जब मैं विचार करता हूँ, जब मैं सोचता हूँ, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कि मेरी आँखों की रोशनी कैसे चली गई। जब मैं सोचता हूँ कि मेरी आँखों की रोशनी कैसे चली गई। इन हाफ माई डेज, माने मेरे जीवन के आधी उम्र में ही, इन डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, यानी इस अंधकारपूर्ण तथा विस्तृत संसार में मेरी आधी उम्र में ही मेरी आंखों की ज्योति कैसे चली गई, किस प्रकार चली गई। जब मैं सोचता हूँ, मैं विचार करता हूँ। नेक्स्ट लाइन पर, एंड दैट टैलेंट विच इज हाइड टू डेथ टू हाइड्स, करा एंड दैट टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड्स। देखिए दोस्तों, यहाँ एक टैलेंट शब्द इस्तेमाल किया है, टी बड़ा रखा है इसने, टैलेंट। ये टैलेंट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये बाइबिल से लिया गया है, मैथ्यू 25:14 से 30 नंबर लाइन तक। ये कह रहा है कि एक बार एक मालिक थे, अपने नौकरों को, 3 नौकर थे उनको, उन्होंने कुछ सिक्के दिए और कहा कि ले जाओ, इसका उपयोग करना और जो कुछ भी हो आके मुझसे बताना। 6 एक सिक्के दिए। पहला ले गया तो उसको 6 में कन्वर्ट कर दिया, दूसरा ले गया तो 8 में कन्वर्ट कर दिया, और तीसरा ले गया तो इस डर से कि मेरे मालिक मुझे डांटे नहीं, तो उसने क्या किया, उस सिक्के को उसी तरह सेम टू सेम अगले दिन जब मालिक के सामने जब अपीयर हुए तो मालिक ने पूछा आपने क्या किया, तो उसने बताया कि मैंने उस सिक्के को सुरक्षित रखा। तो मालिक ने उसे डांट और फटकार लगाई। वही ये बात कह रहे हैं कि एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेड टू हाइड्स, माने जो मुझे एक गुण मिला हुआ था, कविता लिखने की जो प्रतिभा मिली हुई थी, वो मेरे अंदर मेरे मृत्यु के बाद बेकार हो जाएगी, यानी वो मुझ में लॉज विथ मी यूजलेस, जो आज मुझ में बेकार पड़ी हुई है, यानी जो मेरे अंदर जो मुझे टैलेंट्स मिला था उसकी प्रतिभा को छिपाना एक नैतिक, डेड टू हाइड्स, उसको छिपाना एक नैतिक मृत्यु के समान है, जो अब मुझ में बेकार पड़ी हुई है। थ्रू माई सोल मोर बेंट, जिसके लिए मेरी आत्मा बिल्कुल आतुर है, जिसके लिए मैंने उसकी सेवा, भगवान की सेवा करने के लिए मेरी आत्मा बिल्कुल आतुर है। टू देयर विथ मेकर एट प्रेजेंट्स, करे टू सर्व देयर विथ मेकर्स, माने मैं अपने भगवान की सेवा करने के लिए तैयार हूँ। एंड प्रेजेंट्स, और इस समय माई ट्रू अकाउंट्स, यानी जो मैं अपने सही लेखा जोखा उनके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, ताकि जब मैं मरूं, यानी मेरे मरने के बाद जब मैं भगवान के पास जाऊं तो कहीं ऐसा ना हो कि, लिस्ट मीन्स कहीं ऐसा ना हो कि, चाइल्ड मीन्स डांटना फटकारना, वह मुझे डांटे। एक बार पुनः देखते हैं दोस्तों, इसको समझने का प्रयास करते हैं। करे व्हेन आई कंसीडर माई हाउ माई लाइट इज स्पेंट इन हाफ माई डेज, जब मैं सोचता हूँ कि इस अंधकार तथा विस्तृत संसार में अपनी आँखों की, जैसे मेरी आँखों की जो रोशनी थी मेरी आधी उम्र में ही कैसे चली गई। आगे, इन द डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, करा कि एंड दैट टैलेंट विच इज डेड टू हाइड लॉज विथ मी यूजलेस तो माई सोल मोर बेंट्स, कह रहा है कि मेरे अंदर जो काव्य प्रतिभा थी, काव्य लिखने की जो क्षमता थी, वो आज उसको छिपाना एक नैतिक मृत्यु के समान है, जो मुझ में बेकार पड़ी हुई है। इसके लिए मेरी आत्मा मुझे, जैसे कहें कि मेरी आत्मा उसकी सेवा करने के लिए आतुर है। टू सर्व देयर विथ माई मेकर एट प्रेजेंट ट्रू अकाउंट लिस्ट ही एटर्निंग चाइल्ड्स, और मैं
अपनी सही लेखा जोखा भगवान के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, ताकि मृत्यु के पश्चात ईश्वर मुझे फटकारे नहीं। आगे की लाइनों में देखते हैं, फिर कह रहा है कि डॉट गॉड एग्जैक्ट लेबर लाइट डिनाइड, आई फॉन्डली आस्क, मैंने बहुत ही मूर्खतापूर्वक पूछता हूँ, क्या डॉट गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड्स, मैंने क्या भगवान किसी की आंखें छीन लेने के बाद भी उससे परिश्रम की इच्छा रखता है। बट आई फॉन्डली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन तुरंत ही मैं थोड़ी सी धैर्य को रखता हूँ, अपने आप को रोकता हूँ। दैट मर्मर, और इस बड़बड़ाहट के साथ मैं अपने आप को रोकता हूँ। सून रिप्लाई, स्वयं उत्तर देता हूँ। गॉड डज नॉट नीड आइदर मैन वर्क्स ऑन हिज गिफ्ट्स, कि भगवान को न तो मनुष्यों के द्वारा किए गए कार्यों की आवश्यकता है और न ही ईश्वर को उसके द्वारा उनसे कुछ उपहार की आवश्यकता है। यानी भगवान जो हैं वो ना मनुष्यों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों और ना ही उनके द्वारा दिए जाने वाले उपहारों की अपेक्षा रखते हैं। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, और जो लोग उसके द्वारा दिए जाने वाले यातनाओं को, कष्टों को सर्वोत्तम ढंग से सर्व हिम बेस्ट, सर्वोत्तम ढंग से सहन करते हैं, माइल्ड योक, वही उनकी सबसे अच्छा सेवा करते हैं। दे सर्व हिम बेस्ट, वही उनकी सबसे अच्छा सेवा करते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, जो उसका राज्य है, माने जो भगवान का राज्य है, ईश्वर का राज्य है, वो शाही है, बहुत बड़ा है। अर्थात हम ये कहें कि उसकी स्थिति एक राजा की जैसी है। थाउजेंड्स एट हिज बीडिंग स्पीड्स एंड पोस्ट आर लैंड ओशियन विदाउट रेस्ट, करे हजारों देवदूत, हजारों ईश्वर के देवदूत, वे उसकी आज्ञा बिना आराम किए तुरंत पालन करने के लिए पृथ्वी तथा समुद्र में उपस्थित रहते हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट्स, करे जो स्वयं ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देते हैं और ईश्वर की सेवा करते हैं। यानी सब ईश्वर के लिए अपने आप को समर्पित किए रहते हैं। बहुत ही अच्छी कविता है दोस्तों। देखिए एक बार पुनः इसकी हिंदी को देख लेते हैं। Correct, God doth exact labor light denied, I fondly asked, but prevent to, that Marman soon replied। करा इस बड़बड़ाहट के साथ मैं अपने आप को रोकते हुए बड़ी धैर्य से, कवि की जो अंतरात्मा है उसकी बात हो रही है, उसने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? God doth not need either man's work on gifts but bear, यानी कहने का मतलब है God doth not need either man's work or his own gifts, कह रहा है कि ईश्वर को न तो मनुष्यों के द्वारा किए गए किसी कार्य की आवश्यकता है और न ही वह उनके द्वारा दिए जाने वाले किसी उपहार को ढूंढता है। कह रहा है हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, दे सर्व हिम बेस्ट, जो व्यक्ति ईश्वर के द्वारा दिए गए कष्टों को मजबूती से अच्छे से सहन करते हैं, वही उसकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, उसका राज बहुत बड़ा है। थाउजेंड्स एट द बीडिंग स्पीड एंड पोस्ट एंड लैंड ओशियन विदाउट रेस्ट, कह रहा है कि हजारों देवदूत उसकी आज्ञा का बिना आराम किए तुरंत पालन करने के लिए पृथ्वी पर तथा समुद्र पर उपस्थित रहते हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वे स्वयं को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देते हैं, ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं और उसके आदेशों की प्रतीक्षा करते हैं। दिस सोनेट इज पॉपुलरली नोन एज ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इसी सोनेट्स को ऑन हिज ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। बस थोड़ी सी इसकी जानकारी लेंगे नोट्स एंड इंटोनेशन की। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन सोनेट्स ऑफ जॉन मिल्टन, रिटेन इन 1650, यानी 1650 में लिखा गया था। और चूंकि ये प्रश्न पूछा गया है लगातार, जो मैं यहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ, 1644 में ये इनकी आंखों की रोशनी जाने लगी थी और 1652 में पूर्ण रूप से अंधे हो गए थे। ये अगर पोएम की बात करें तो ऑल लाइन्स इन द पोएम आर इन आइम्बिक पेंटामीटर, इस पोएम की जितनी भी लाइनें थीं वो सब आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई हैं। साथ ही साथ ये एक सोनेट था जो 14 लाइन का था। 8 लाइन को ऑक्टेव और 6 लाइन को सेक्सटेट कहते हैं। 8 लाइन की जो राइम स्कीम थी A B
BA थी। और 6 लाइन जो सेक्सटेट था उसकी जो राइमिंग स्कीम है वो अगर हम बात करें तो CDE और फिर से CDE। अच्छा दोस्तों, इसी के साथ पोएम की समाप्ति होती है। उम्मीद करते हैं कि हमसे जो कुछ भी त्रुटियां रही होंगी आप लोग उसे माफ़ करते हुए और प्रोत्साहन के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि क्या कुछ कमी रही। मैं आपका दोस्त जमदार अंसारी आपसे पुनः विदा लेता हूं। जय हिंद।